देश में 12 मई की सुबह कैसी हुई? अपेक्षाकृत शांत। बीती रातों का सिलसिला टूटा। सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स नहीं दिखे, न ही हिंद की सेनाओं को जवाबी कार्रवाइयों को लेकर सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें चली। लेकिन सेनाओं से जुड़ी एक जरूरी खबर आई। खबर ये कि 11 मई की तरह आज भी एक बार फिर से डीजीएमओज देश को कुछ बताएंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में 2:30 बजे होगी। 2:30 बजे टीवी स्क्रीन पर 4 पहचाने हुए चेहरे नजर आए। इंडियन आर्मी के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डीजी एयर ऑप्स एयर मार्शल अवधेश भारती, डीजी नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एडीजीएससी मेजर जनरल एसएस शारदा। इन अधिकारियों ने एक बार फिर खुलकर बताया कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। भारतीय सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान के बारे में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भी सबूतों समेत उधेड़ कर रखा गया। एयर मार्शल भारती ने कहा कि यह शर्म की बात है कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के लिए हस्तक्षेप किया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। एयर मार्शल बोले तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की बारीकियां भी समझाई। बताया कि कैसे इस मल्टी लेयर्ड सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। तस्वीरें भी दिखाई। नजर आए चीन में बनी PL-15 मिसाइलों के बरामद टुकड़े, साथ ही थे तुर्की में बने ड्रोन्स के उड़े हुए धुर्रे। Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile which is of Chinese origin. This missile has missed its target and you can see the pieces now which are available with us. चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं। मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। किसी आया पाकिस्तान दावा खोचे, दावा कि उसने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, दावे ने उसे हंसी का केंद्र बनाया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस झूठ की बखिया उधेड़ी। साथ ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की लेयरिंग भी समझाई। बताया कि कैसे इसने इंडियन आर्मी के डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम किया। एयर डिफेंस मिसाइलों और ग्रिड्स गन्स के जरिए दुश्मनों के हथियारों का शिकार किया गया और यहीं पर विराट कोहली का जिक्र आया। उनके संन्यास पर बात करते हुए माहौल को हल्का बनाया गया और 70 के दशक का क्रिकेटर्स का किस्सा सुनाया गया। जिक्र था ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन और डेनिस लिली का। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्दे के पीछे के हीरोज को भी दिखाया गया। यह भी बताया गया कि भारत के सभी एयरबेस डिफेंस सिस्टम और इक्विपमेंट ऑपरेशनल है। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। चलते चलते एक बार फिर से दी गई पाकिस्तान को हिदायत, रामचरितमानस की चौपाई के साथ। मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब,
भय बिन होए न प्रीत, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हमने देखा कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया, इसकी लेयरिंग पर जोर दिया गया। हमने अपने पहले के कार्यक्रमों में इसकी बारीकियों के बारे में आपको बताया है। एक नए संदर्भ के साथ छोटा सा रिकैप करवा देते हैं। हमारे पास एक अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम हर ऊंचाई, हर दूरी, हर दिशा को कवर करता है। आसान भाषा में कहें, हर चाल के लिए आसमान में बिछा 4 लेयर का जाल। पहली लेयर लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम, दूसरी मीडियम रेंज, तीसरी शॉर्ट रेंज और चौथी वेरी शॉर्ट रेंज। इन चारों लेयर्स में अलग अलग हथियार, रडार और मिसाइल सिस्टम लगाए जाते हैं। ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम कोई एक हथियार नहीं बल्कि कई सारी तकनीकों और हथियारों का इंटीग्रेशन है, समुच्चय है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है एयर सर्विलांस यानी हवा की निगरानी। सिस्टम की आंखें, रडार और सेंसर आसमान में आने वाले प्लेन, मिसाइल, ड्रोन पर पैनी नजर रखते हैं। ये रडार न सिर्फ देखते हैं बल्कि दुश्मन की ऊंचाई और स्पीड भी भांप लेते हैं। दूसरा हिस्सा कमांड सेंटर यानी सिस्टम का दिमाग। कमांड सेंटर में बैठे लोग रडार और सेंसर से मिलने वाली जानकारी को लगातार मॉनिटर करते हैं, फिर फैसला लेते हैं आने वाले टारगेट को उड़ाना है या उड़ने देना है। तीसरा हिस्सा है वेपन कंट्रोल यानी सिस्टम का मुक्का पड़ा और दुश्मन खत्म। मिसाइल लॉन्च करके तुरंत टारगेट को खत्म कर दिया जाता है। जैसा हमने बताया, सिस्टम की आंखें पहले नंबर पर हैं। भारत के पास ऐसे रडार हैं जो 1500 किलोमीटर की दूरी तक और 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। S-400 का 3D रडार जो 600 किलोमीटर दूर के विमान को डिटेक्ट कर ले, माने पेशावर से जेट उड़े तो पठानकोट में S-400 को पता रहता है। पृथ्वी तो और भी कमाल है, उसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। अब कमांड सेंटर्स के बारे में जानते हैं। सही वक्त पर सही फैसले लेना इसका काम है। रडार से आने वाली जानकारी को जोड़कर एक सटीक एयर पिक्चर बनाता है। दुश्मन का ऑब्जेक्ट पकड़ाया तो तय करता है कि किस रेंज की मिसाइल चलनी है। अब आते हैं मिसाइल सिस्टम पर। इसका चुनाव होते ही एयर डिफेंस का तीसरा हिस्सा एक्टिवेट होता है और इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें 25 से 30 किलोमीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई से आ रही मिसाइलों को निशाना बनाती हैं। मीडियम रेंज की मिसाइलें 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के एयर स्पेस को सेफ बनाती हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइलें, इनका काम है कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, जासूसी विमान या फाइटर जेट को तबाह करना। क्विक रिएक्शन मिसाइलें बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स को निशाना बनाती हैं। और वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर के सारे सिस्टम से छूट जाते हैं, ये उन्हें निशाना बनाता है। सिस्टम छोटा है पर सटीक होने में इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन इस सिस्टम की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ऐसे में इस्तेमाल होती हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन को 1960 के दशक में हवाई जहाज़ों पर फायरिंग करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन समय के साथ इसकी तकनीक विकसित होती गई। जैसे भारत बोफोर्स कंपनी की L-70 गन का इस्तेमाल करता है। इसमें मॉडर्न रडार और सेंसर भी होते हैं, जिससे ये 4 किलोमीटर की रेंज में मौजूद टारगेट को तत्काल डिटेक्ट करता है और 1 मिनट में 250 से 350 राउंड फायर करता है। यानी 1 मिनट में ही स्वार्म अटैक करने वाली पूरी ड्रोन फौज का काम तमाम। एंटी एयरक्राफ्ट गन के अलावा भारत ड्रोन को तबाह करने के लिए इग्ला S मिसाइल का इस्तेमाल भी करता है, जिनको रॉकेट लॉन्चर की तरह फौजी कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। और इन्हीं का जिक्र आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बातें भी हुई। DGMOs ने बताया कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया। एक वीडियो दिखाया गया। उन्होंने कहा, ये तो हमें मीडिया से ही मिला है। इसमें पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरपोर्ट दिख रहा है, रनवे पर बड़ा सा गड्ढा है। सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं पानी भर दिया जाए तो तालाब बन जाए, पर सोशल मीडिया वालों को समझना चाहिए, पानी रोकने के बाद पानी भरने की बात कहना डार्क ह्यूमर है। यू गाइज नीड टू हेजिटेट। Most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. सेना से जुड़े अपडेट आपने जाने। अब बात सीज फायर के बाद के हालात की। दोनों देशों के शेयर बाजार ने सीज फायर का स्वागत किया। भारत में निफ्टी 50 12 मई को करीब 917 अंक 3.8% की तेजी के बाद 24,925 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 2,975 अंक या 3.74% की तेजी के बाद करीब 82,430 पर बंद हुआ। पड़ोसी देश को भी कुछ राहत मिली। कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी कि KSE 100 कारोबार के दौरान 10,000 अंक तक उछला। आलम ये कि उन्हें 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। खबर लिखे जाने तक कराची इंडेक्स 10,123 अंक यानी 8.63% ऊपर
चला गया था। 1,17,297 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। इधर दिल्ली से कुछ फैसले भी लिए गए। भारत ने उन 32 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर दिया जिन्हें संघर्ष के बीच अस्थायी तौर पर बंद किया गया था। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इसके अलावा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ हाई प्रोफाइल बैठकें की।